सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी सीएसई मेंस एग्ज़ाम में डेफ फॉर्म भरते हैं। ये डेफ फॉर्म क्या होता है और इस बार जो मेंस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको किस प्रकार सावधानी से अपना डेफ भरना चाहिए। क्योंकि जो पहली बार मेंस लिखता है, उसको ये पता नहीं होता कि किस प्रकार हमें सावधानी से भरना चाहिए और यही डेफ फिर आपके इंटरव्यू में रहता है। अभी जैसे डेफ फर्स्ट आया है और डेफ सेकंड जो आता है मेंस पास करने के बाद आता है, यानी इंटरव्यू से पहले आएगा। और फिर आपके जब आपका इंटरव्यू होता है, उसमें डेफ फर्स्ट और डेफ सेकंड इंटरव्यू मेंबर्स और बोर्ड के सामने आपका होता है और आपका लगभग इंटरव्यू जो होता है उसी पे चलता है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो अभी फिलहाल डेफ फर्स्ट आया, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बहुत सारे जो न्यू एस्पिरेंट है, जो पहली बार एग्जाम देंगे, उनके सामने ये समस्या आती है कि यार डॉक्यूमेंट कौन से इसमें लगाने होते हैं। मुझे इतने क्वेश्चन यहाँ यूट्यूब पर देखने को मिलते हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगाने होंगे, तो इनकी चिंता आपको नहीं करनी है। इस वीडियो में बहुत सारे आपके सवालों को मैं आज जवाब देने वाला हूँ। बहुत ही शानदार ये वीडियो होगा। इसमें अभी जैसे आज जो डेफ भरा जाएगा उसके बारे में डिटेल दूंगा। अभी इसके साथ में जो डेफ फर्स्ट और सेकंड, वो मेरे अपना जो डेफ है वो भी मैंने इस पीडीएफ में लगाया है, तो मैं उसमें भी बताऊंगा किस प्रकार डेफ फर्स्ट और सेकंड में क्या भरा जाता है। बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है इसमें बच्चों की, वो भी आज इसमें पूरी होने वाली है। लेकिन जो इस बार मेंस एग्जाम दे रहा है उसके पास टाइम कम है, इसलिए आप केवल इतना ही देखना जो डेफ फर्स्ट के बारे में बता रहा हूँ। बाकी जो एन स्टूडेंट इस बार मेंस नहीं दे रहे हैं वो पूरा वीडियो देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप वीडियो देखते बहुत आप में से, लेकिन लाइक शेयर कोई नहीं करता है, या फिर बहुत कम एस्पिरेंट होते हैं जो लाइक शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप यार हमारे इन प्रयासों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि यार इतना एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में। आप जानते हो कि मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ, तो बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ती है। तो बिल्कुल इन प्रयासों को थोड़ा बढ़ाइए और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें डे फेस्ट में केवल मुख्य रूप से ये भरा जाता है कि इसमें क्या-क्या आपकी जो जानकारी है वो भरा जाएगा, एजुकेशन वगैरह। तो शुरू में लेके चलते हैं। तो सबसे ऊपर इसमें जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका रोल नंबर यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह इसमें होती है, आपका जेंडर, सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है। इसमें आगे एड्रेस भरा जाएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह होती है, ठीक है। एक परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है, या पोस्टल जो एड्रेस होता है वो यहाँ पे भरा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा जो भी आप किस कैटेगरी से आते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वो यहाँ पे भरा जाता है, ठीक है। बहुत ही साधारण होता है, इसमें ज़्यादा कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर बच्चे मतलब परेशान रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो परेशान नहीं होना, एक ही दिन आपको ख़राब नहीं करना है, जितना जल्दी हो सकते भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे इसके अलावा जैसे ओबीसी के जो एस्पिरेंट होते हैं उनको क्रिमिनल में है कि नहीं, जैसे उसमें नो भरना होता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई जो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, एससी एसटी, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। कौन-सी मतलब लिस्ट में आता है, जैसे ये होता है ना कि आपकी जैसे ओबीसी की आप सेंट्रल लिस्ट में आपका इसमें कोड नंबर भरे जाते हैं, या आपकी जाति जो होती है वो भरे जाते हैं, ठीक है। आप कौन-सी जाति में आते हो, वो सिंपल सा है आपका। ठीक है, नागरिकता यहाँ पे ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको परेशानी किसी को नहीं होने वाली, बहुत ही सिंपल है। जो भी सामान्य जानकारी है वो आपको भर देनी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और जैसे यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे हम देखते हैं एक बार कि इफ़ यू एस ये क्या है, हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज ए पीएच और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द यूपीएससी इन द पास्ट। तो ये सिंपल सी आप डिटेल इसमें भर देना। इसमें भी अपने सभी के काम का ये कॉलम नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसमें जो भी सर्टिफिकेट है मतलब वो लगाना होता है एक्चुअल में, कि आप मेडिकल बोर्ड के द्वारा फिट एंड फिट, ये सिंपल है। इसमें भी ज़्यादा खास जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे हम आधार कार्ड लगाते हैं, यहाँ पे लगा रखा होगा, वो नंबर इसमें लिखने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर आपके आधार कार्ड के जो नंबर होते हैं वो मेंशन करने होते हैं। इसमें सिंपल सी जानकारी है। इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों का एक कमेंट रहता है कि सर क्या हम जीएस का मीडियम अलग ले सकते हैं या सब्जेक्ट को, ऑप्शनल सब्जेक्ट का मीडियम अलग ले सकते हैं। तो इस फॉरम में इसका जवाब है, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ सबसे पहले तो जैसे आपका होगा एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप अरुणाचल प्रदेश या मेघालय यहाँ से बिलोंग करते हो, तो जो नहीं है वो नो लगा देना, मतलब हाँ नहीं। और इसके अलावा लैंग्वेज पेपर की बात आती है। देखो, इंग्लिश तो कंपलसरी होता है, सभी के लिए होता है। फिर लैंग्वेज पेपर की बात आती है, जैसे हम क्या करते हैं, जो नॉर्थ इंडियन है वो ज़्यादातर हिंदी पढ़ते हैं, बाकी साउथ वाले अपने हिसाब से तमिल, कन्नड़ पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले भी अपनी जो भी उनकी लैंग्वेज होती है, ठीक है। कई गुजराती और पंजाबी पढ़ते हैं अपनी, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे क्या पढ़ना होता है, अपनी एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और ये आप सिंपल सा आप भर सकते हो। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट, देखो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट भरा जाएगा। और इस बार क्या हुआ है, सेंटर चॉइस उन्होंने दोबारा भरने के लिए ऑप्शन दिया है, ठीक है। आप अपना सेंटर चॉइस
दोबारा से भर सकते हो। और इसके अलावा आप इसमें ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि इस बार आप क्या अपना सेंटर चेंज करना चाहते हो। और इसके अलावा इसमें है कि आपको मीडियम कौन सा लेना चाहते हो, जैसे पेपर 1 से लेकर 5 तक, यानी आपके जीएस के 4 पेपर और ऐसे राइटिंग में आप मीडियम कौन सा लेना चाहते हो। तो आपकी चॉइस है, आप इंग्लिश लो या अन्य आपका मीडियम है, हिंदी मीडियम है या अदर कोई मीडियम आप लेना चाहते हो, आपके पास चॉइस है। और देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आपके पास, यहाँ पे देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आप एक अलग से मीडियम ले सकते हो। तो आप में से बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं ना कि सर क्या हम 2 मीडियम ले सकते हैं, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में अलग मीडियम ले सकते हो। जैसे आजकल मैंने एक चीज़ देखी है कि इंग्लिश, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपना जीएस और निबंध में इंग्लिश मीडियम लेते हैं और यहाँ पे जैसे हिंदी लिटरेचर ले रहे हैं या संस्कृत ले रहे हैं या कोई अन्य यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, अपना लिटरेचर का कोई अन्य सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो ये फ़ायदा है कि आप 2 मीडियम चूज़ कर सकते हो। आपका ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है, ठीक है? आज आपको जवाब मिल गया होगा इसका, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू की लैंग्वेज भी यहीं भरा ली जाती है, बाद में दोबारा से मौका नहीं देते हैं वो। आपको यहीं भरनी होगी कि आपको अपनी इंटरव्यू के लिए कौन-सी लैंग्वेज चूज़ करनी है, ठीक है? आपको यहाँ मौका मिलता है। इसके अलावा आगे क्या डिटेल है? आगे फिर अपनी जो 10th के या 12th के जो भी आपके परसेंटेज है इसमें मार्क्स वगैरह इसमें भरे जाएँगे, कहाँ से आपने पास किया है। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है वो आपको यहाँ पे भरना होता है, ठीक है? अभी तो 3 डिटेल प्रमुख रूप से भरानी होती है यहाँ पे, भरनी होती है। 10th, 12th और ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपको लिखना होता है, ठीक है? आगे देखेंगे, सर्टिफ़िकेट भी देखने वाले हैं कि कौन से सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ लगाने होते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे आपके पेरेंट्स की जो डिटेल है, बहुत सिंपल डिटेल है। पेरेंट्स की डिटेल, एड्रेस वगैरह उनमें यहाँ पे भरा जाएगा। इसमें भी कोई ज़्यादा दुविधा वाली बात नहीं है। इंटरव्यू में सवाल इसमें से थोड़े कम पूछे जाएँगे, जो डेप्थ सेकंड आता है ना उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, वो बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि इंटरव्यू में ज़्यादा सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सामान्य डिटेल है, जो आपके माता-पिता की डिटेल है वो आप आराम से भर सकते हो। जो भी डिटेल है, ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे आप रोज़गार की जानकारी कि आप नौकरी में हो या रोज़गार में हो, ऐसे कुछ यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा सामान्य डिटेल है कि यूपीएससी एग्ज़ाम के द्वारा आपको कई जैसे होता है ना, डेबरेट किया गया है या नहीं किया गया, वो सिंपल जानकारी है। कितनी बार आप मतलब एग्ज़ाम में बैठे हो उसकी जानकारी है। यहाँ पे डिटेल देखो, इसमें एक चिंता मत करना। इसमें ये होता है कि कितनी बार आप यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठे हो तो उसकी जानकारी है, उसके रोल नंबर यहाँ पे भरने होंगे। यदि आपको रोल नंबर याद नहीं है ना, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 0 लगा सकते हो। देखो यहाँ पे डिटेल दी गई है। आपको पहले के रोल नंबर याद नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो यहाँ पे। और ये जानकारी आप भर देना, इसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है? जैसे पूरी जानकारी भरोगे ना तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल्स प्रीलिम्स में आप कितनी बार बैठे हो, यहाँ पे ये भी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा ये भी पूछा गया कि आपको पहले सर्विस मिली या नहीं मिली, ठीक है। यहाँ पे यदि आपको मेंस भरने का ऑप्शन आता है, कई बार इसमें देखना होता है कि आप पहले भी मेंस एग्ज़ाम पास कर चुके हो या बैठे हो ना, इसमें डिटेल में आता है ऑप्शन भरने का यहाँ पे। तो कई बच्चे भूल जाते हैं कि इंटरव्यू तक पहुँचे, तो भरना चाहिए, इससे फ़ायदा मिलता है कि इंटरव्यू बोर्ड में भी आपका ये डॉक्यूमेंट उनके सामने होता है, तो उनको पता लगता है कि आपने पहले भी 2-3 बार इंटरव्यू दिया है। तो वो डिटेल भी आती है यहाँ पे, है ना? आप इसको जब फॉर्म भरते हैं तो पता होता है उनको, जो फॉर्म भरेंगे, वो भी भरना होता है। इसके अलावा इसमें ये दिया गया कि आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना। इस फॉर्म भरने से पहले जो फॉर्म भरेगा उसको पता है कि उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए होते हैं। उनको निर्देश को सही से, गाइडलाइन को सही से पढ़ लेना, उसका फ़ायदा मिलता है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट की। सबसे ज़्यादा बच्चे जो भी एग्ज़ाम में बैठे नहीं हैं, बैठने वाले हैं, डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। इतने कमेंट आते हैं डॉक्यूमेंट के, तो उनकी बात कर लेते हैं। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इस समय आपको स्कैन कॉपी लगानी होती है। तो एक तो हो गया आपका, एक तो आप इसमें डेट ऑफ बर्थ का लगाना होता है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ के आपको कोई भी, जैसे 10th का सर्टिफिकेट हम लगा सकते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है? इसके अलावा इसमें आप एज रिलैक्सेशन आपको लेना है, जैसे आप किसी कैटेगरी से आते हो, ओबीसी से या एससी एसटी से, तो उसके लिए भी आपको लगाना होता है, ठीक है? इसके अलावा आप किस कैटेगरी से, ओबीसी, एससी, एसटी, इन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, इनका भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना होगा। वो सर्टिफिकेट आपने प्री में जो डेट भरी भरी होगी ना, वो यहाँ पे आपको दोबारा से अपलोड करना होगा। इसके अलावा कई प्रकार के, जैसे आप इस पीडब्ल्यूबीडी के, यानी जो पीएच कैटेगरी से आते हो या नहीं आते हो, इनका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। या आप यहाँ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इनसे आप बिलोंग करते हो तो उनका लगा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे, जैसे आपको सर्टिफिकेट क्या लगाना है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा होगा स्कैन कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग सेल्फ डिक्लेरेशन बाय हार्ड ऑफ हियरिंग कैंडिडेट्स विद बेंचमार्क, मतलब ये भी एक सामान्य है, सभी को नहीं लगाना होता है। और इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन का एक लगाना होगा। अब देखो ग्रेजुएशन वाले में बच्चों के साथ दिक्कत कहाँ पे आती है कि हो सकता है उनकी डिग्री नहीं आई हो भी, है ना, या मार्कशीट नहीं मिली हो। तो एक बार शायद ना आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, या एक बार
यूपीसी में कॉल भी कर सकते हो, इसमें सुविधा होती है। मेरे भी एक बार प्रॉब्लम आई थी तो मैंने कॉल करके उनको पूछा, ईमेल के माध्यम से पूछा, या आपके पास कुछ भी हो ना, अभी प्रोविजनल डिग्री या मार्कशीट कुछ भी हो, आप लगा देना एक बार, कोई चिंता की बात नहीं है। यूपीएससी डॉक्यूमेंट के मामले में इतना लिबरल है, आपको पूरा टाइम देता है। यदि इन डॉक्यूमेंट में से किसी में प्रॉब्लम भी होती है ना, तो यूपीएससी आपको ईमेल भी करता है बाद में, ठीक है। एक बार मेरे ओबीसी के सर्टिफिकेट में दिक्कत आई थी तो यूपीएससी ने ईमेल किया कि आप नया एक सर्टिफिकेट लगाइए, ठीक है। और एक चीज़ और है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके ना फिर अब इंटरव्यू के समय आपको ले जाने होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं ना, वो इंटरव्यू के समय हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाते हैं वहाँ पे। जैसे लास्ट टाइम मेरे पास मेरी एमए की डिग्री, मेरे पास वो डिग्री नहीं थी, है ना, तो उन्होंने फिर मुझे एक अंडरटेकिंग दिया कि आपको, है ना, रिजल्ट के कुछ दिन बाद तक 1 महीने का टाइम देते हैं वो, है ना। इंटरव्यू के दौरान भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट कई बार हम भूल जाते हैं या नहीं होता है हमारे पास, तो यूपीएससी आपको प्रॉपर टाइम देता है ना। तो उसका भी आप चिंता मत करना, टेंशन मत लेना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन एक बार सबसे पहले यूपीएससी को, कोई भी आपकी समस्या है तो आप यूपीएससी को ऑफिशियल कॉन्टैक्ट जरूर करना। उनके नंबर, ऑफिशियल नंबर होते हैं या उनकी ईमेल होती है, क्योंकि उसमें नियम चेंज होते रहते हैं। उस समय जैसे मैं लास्ट टाइम दे रहा था तो मुझे इसमें पूछने का मौका मिला और उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो अब इन चीज़ों को ज़्यादा टेंशन मत लेना, अपनी तैयारी को ध्यान में रखना है, ठीक है। कई बार डिग्री वाले ज़रूर, कई जैसे कई अपने बीए लास्ट ईयर या बीएससी में होते हैं, उनकी डिग्री नहीं आ पाती है लास्ट तक, तो उसमें कुछ मामला होता है तो आप यूपीएससी से पूछ लेना, ठीक है। ज़्यादा इसमें चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा जो आपके आधार कार्ड, जो भी आइडेंटिटी कार्ड आपने लगाया है यहाँ पे, फोटो आईडी प्रूफ जो आपने लगाया है, उसके आपको अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा है, कोई इसमें ज़्यादा है नहीं। तो बहुत सारे लोगों को ये समाधान हो गया होगा कि क्या सर्टिफिकेट लगाने। तो यूपीएससी में इतने सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं और इंटरव्यू के दौरान भी यही सर्टिफिकेट चेक करते हैं, इनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक करते हैं। यहाँ पे फोटोकॉपी इनकी लगने वाली है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, फिर आपसे यहाँ पे पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा है, एक सिंपल सा फॉर्मेट ये फॉर्म का, इसमें ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आए तो इसमें अ, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप उनसे कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो। मतलब किसी के पास ऑथेंटिक जानकारी वैसे हमारे पास नहीं होती है, यूपीएससी आपको ज़रूर इसमें सहायता कर सकता है। तो आप, सबसे बढ़िया तो ये है कि क्यों ना यूपीएससी से पूछा जाए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो यूपीएससी ने साफ लिखा भी है कि आपको कोई भी दिक्कत आए तो उन्होंने वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, तो उनको पूछना है। इसमें एक और होता है, जैसे कई बच्चों को ये दिक्कत आएगी, ओबीसी अंडरटेकिंग को लेकर आती है एक, है ना। तो वो ओबीसी अंडरटेकिंग वाला जो फॉर्म है ना, या तो ये चल जाता है जो ओबीसी का हम सर्टिफिकेट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा मांगते हैं कि आप इसमें से जो इंस्ट्रक्शन फॉर्म आता है आपका, इंस्ट्रक्शन फॉर्म में से आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे वो दिया होता है, उसका एक फॉर्मेट दिया होता है ओबीसी का, उसको भर के भी आप उसमें साइन करके लगा सकते हो। तो उसमें चिंता की बात नहीं है। तो ये एक सिंपल फॉर्म था। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पे मैंने भी अपना एक रफली दिया है कि लास्ट टाइम जैसे मैंने एग्ज़ाम दी थी, 2019 का मेंस दिया था, उस समय इंटरव्यू दिया था मैंने, तो ये मेरी इसमें डिटेल थी फॉर्म में। तो ये मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ और ये कहाँ काम आता है। अब बताता हूँ, जो नए बच्चे हैं, न्यू एस्पिरेंट है, जो इस बार मेंस दे रहे हैं, तो उनके काम का जो वीडियो था यहीं तक था। बाकी अब जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनके उतना काम का नहीं है। तो इसमें मैं डिटेल आपको थोड़ी-सी बताता हूँ कि जो न्यू एस्पिरेंट है, जो अभी 22, 23, 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो डे फॉर्म मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है? एक सामान्य जानकारी, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के विद्यार्थी के सामने ये समस्या रहती है कि, या उनकी जिज्ञासा रहती है कि इनको जाने। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका जो डे फॉर्म है, डे फॉर्म फर्स्ट और सेकंड उन बोर्ड के पास होता है, जो 5 मेंबर होते हैं उनके पास आपका सर्टिफिकेट होता है। और इसमें आपने कुछ भी मेंशन किया है ना, तो वो इन पे आपके सवाल पूछते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा नाम धर्मेंद्र है, तो मुझे हो सकता है धर्मेंद्र के बारे में पूछे, उनकी मूवीज़ के बारे में पूछे, है ना? ठीक है। जैसे यहाँ पे जाखड़ लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि जाखड़ की कोई कास्ट या जाखड़ सरनेम से कोई बड़ी पर्सनालिटी कोई रह चुकी है, जैसे बलराम जाखड़। तो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मेरे रोल नंबर है, तो यहाँ से भी वो कुछ न कुछ ऐसे कुछ पूछ सकते हैं, है ना? तो ये डेव फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो भी हम डिटेल भरते हैं, पूरी-पूरी जानकारी इसमें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आगे फिर मैंने अपनी जानकारी यहाँ पे हाइड कर ली है। तो यहाँ पे वही सिंपल जानकारी थी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो आपकी जो ग्रेजुएशन वगैरह होता है ना, आपने जिस स्ट्रीम में किया है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आपने बीए किया है, बीटेक किया है या बीएससी किया है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक जैसे इसमें मैं लास्ट टाइम मेरा सब्जेक्ट, जैसे मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया, मेरा ज्योग्राफी था पहले, है ना? और अभी मैंने ज्योग्राफी छोड़ के यहाँ पे हिंदी साहित्य लिया। पहले 4 मेंस मैंने ज्योग्राफी से दिए। ज्योग्राफी में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने हिंदी साहित्य बदला है। तो अपनी वीडियो में बताता हूँ, कई बार मैंने इसकी चर्चा की है। इसके अलावा मेरा मीडियम क्या है? कई बच्चे पूछते हैं कि सर आपका मीडियम क्या है? तो मीडियम देखो यहाँ पे साफ लिख रखा है, मेरा मीडियम हिंदी है, ठीक है? जीएस और सब्जेक्ट में मेरा मीडियम हिंदी ही है। 2 मीडियम ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया ना कि आप 2 मीडियम ले सकते हो। ये यहाँ पे आपके जितने भी एड्रेस वगैरह होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जब भी आप अपने गाँव का नाम भरते हो, अपने शहर का, वहाँ से भी खूब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। और तभी तो कहते हैं ना कि डेप जो फॉर्म होता है, डिटेल एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है, वहाँ से आपको सोच समझ के पढ़ना चाहिए। जो भी आप चीज़ इसमें भर रहे हो ना, बहुत ही सोच समझ के भर रहे हो। जैसे यहाँ पे 10, 12th और ग्रेजुएशन, बीए, एमए वगैरह यहाँ पे भरे जाते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था अभी डिटेल में कि जो भी आपने पहले एग्जाम दिए, जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल भर रखी है। कई सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर आपने रियल में इंटरव्यू दिया नहीं दिया। कई सारे बच्चे ऐसे सवाल करते हैं, आप सबूत दो। अब सबूत क्या दें यार? बहुत मतलब सबूत इसमें क्या देना होता है? जैसे सबूत के तौर पे देख लो, यहाँ पे पड़ा है वैसे सबूत कि मैंने 2000 मेंस लिखा कब? दिसंबर 2014 में मेंस लिखा था। और यहाँ पे देखो इंटरव्यू इंटरव्यू में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप इंटरव्यू में अपेयर हुए थे? बिल्कुल हुए थे। 2014 में इंटरव्यू में प्रवेश किया था। और इसके अलावा 2016 में यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरव्यू दिया है। हाँ, 2018 का मेंस फेल है, यहाँ पे देख लो। तो 2 बार इंटरव्यू दिया था, 2014, 16 और फिर 2019 में। जिस साल ये एग्जाम थी उस साल मतलब 3 इंटरव्यू मैंने दिए, 4 मेंस दिए, जिनमें 3 बार इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो अच्छा कह सकते हैं वैसे। बहुत लकी होते हैं जो मेंस पास करके इंटरव्यू तक पहुँचते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग मैन होते हैं या वुमेन होते हैं। ठीक है, तो ये आगे बात करते हैं। इसके अलावा आगे हम देखने वाले हैं डेप 2 के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सा वही था, डेप फर्स्ट था जो अभी हमने ऊपर चर्चा की थी। डेप 2 इंपॉर्टेंट होता है। और ये कब बढ़ाया जाता है? आजकल पहले तो क्या होता था कि मेंस के दौरान ही दोनों डेप फर्स्ट और सेकंड बढ़ा लिए जाते थे, लेकिन बाद में शायद 18 या 19 में इन्होंने चेंज किया था कि डेप अलग अलग बढ़ाने लगे थे कि डेप सेकंड जो है आप मेंस पास कर लेते हो उसके बाद में बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो डिटेल होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे भी वो एड्रेस वगैरह तो बढ़ाते हैं आपसे दोबारा से। ठीक है, सेम चीज़ें हैं एड्रेस वगैरह। यहाँ पे भी वो आपके 10th 12th BA MA, देखो यहाँ पे जैसे मैंने MA तक कर रखा है तो MA तक डिटेल थी यहाँ पे। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, सबसे जिज्ञासु प्रवृत्ति का मामला ये रहता है कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको कोई प्राइज़ मेडल या स्कॉलरशिप मिली है, कभी भी मिली है तो इसमें आराम से फॉर्म में भर देना। ठीक है, स्पोर्ट्स में आपका कौन सी रुचि है, आप कोई क्रिकेट खेलते हो, एनसीसी में आपने भाग लिया तो वो यहाँ पे फॉर्म लगाने चाहिए। यदि आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो इनको फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा भरना चाहिए, इनका फ़ायदा मिलता है। नहीं तो कई बार खाली रहता है तो उनको अजीब सा लगता है कि यार आप पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करते हो क्या? थोड़ी क्या होता है आपकी जो आपका व्यक्तित्व होता है थोड़ा बहुआयामी दृष्टिकोण वाला होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी हॉबीज़ क्या होती है? इसमें हॉबीज़ है, आपका इंटरेस्ट क्या है? जैसे इसमें जो भी आपकी हॉबीज़ है वो भरी जाती है यहाँ पे। ठीक है, आपने स्कूल या कॉलेज स्तर पर कुछ लीडरशिप क्वालिटी में कुछ किया, चाहे आप क्रिकेट टीम के कप्तान ही रहे हो या आपने कोई पॉलिटिकल जैसे होता है ना कॉलेज में चुनाव हो जाता है उनमें पार्टिसिपेट किया या कोई एनजीओ में ऐसा कुछ भी काम किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट हो आपके पास तो भरना अच्छा लगता है। जैसे आईआईटी वालों को देखना, आईआईटी वाले अपने इन फॉर्म को यहाँ पे फुल भर के रखते हैं। और जैसे अपने सामान्य ह्यूमैनिटीज़ वाले होते हैं उनके पास ऐसे सर्टिफिकेट कम होते हैं। लेकिन आजकल ये समझ गया हूँ मैं भी कि इनके यहाँ पे जो भी अपने पास सर्टिफिकेट है लगा देना चाहिए, भर देना चाहिए, इसका फ़ायदा मिलता है। कई बार ये होता है कि आपका पूरा का पूरा इंटू इन पे चला जाता है। जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे इंटू में जैसे मेरी जो भी हॉबीज़ है या जो भी यहाँ पे मैं भरता हूँ इसमें काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। 50-70% से यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। फिर करंट अफेयर के हो गए, फिर आपकी ग्रेजुएशन या आपने पीजी किया उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो डेप 2 इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे जाएँगे। जो भी आप इसमें जो भी चीज़ भरते हो तो सोच समझ के भरना, याद रखना। जो भी डिसीजन लेते हो सोच समझ के लेना यहाँ पे। इसके अलावा इसके अंदर ये भी भरा जाता है कि आप कौन-सा कैडर मतलब भरना चाहते हो। जैसे यहाँ पे आजकल कैडर सिस्टम पहले अलग था, आजकल ये ज़ोन वाइज़ हो गया है। ज़ोन फर्स्ट, ज़ोन सेकंड, ज़ोन थर्ड, 5 ज़ोन हो गए। जैसे यहाँ पे ज़ोन फर्स्ट की बात करें, तो यहाँ मैंने सबसे पहले प्राथमिकता राजस्थान को दी क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूँ। ठीक है, तो सामान्य प्राथमिकता हमने राजस्थान को दी। इसके बाद में क्या होता है, सीधा इसमें आता है जैसे ज़ोन 3 ज़ोन 2 यहाँ पे मैंने ले रखा है या ज़ोन जैसे यहाँ पे ले रखा है ज़ोन 3, इसमें पहली प्राथमिकता किसको दी? तो इसमें ऐसा होता है जैसे पहले इसमें प्राथमिकता ऐसे आएगी कि इस ज़ोन में मैंने राजस्थान को प्राथमिकता दी, फिर ये सेकंड वाला काउंट होता है, ठीक है? फिर ऐसे करके फिर वापस घूम के 2 पर आता है। तो आजकल ऐसा होने लगा। पहले क्या होता था, पहले तो ऐसे क्रम वाइज़ ही था 1, 2, 3, 4, 5 है ना? आजकल इनको ज़ोन वाइज़ कर दिया गया है। ज़्यादा इन चक्करों में मत पड़ना, सामान्य दृष्टिकोण है, इन पे नहीं तो लंबे-लंबे वीडियो बन जाते हैं फिर। और इसके अलावा इसमें आपकी सर्विस, इसमें आईपीएस का भी यहाँ पे आपको ये कैडर के बारे में भरना होता है, ठीक है? आईपीएस है और आईएएस दोनों का कैडर मिलता है, आपको पता है। इनको भरना होता है। इसके अलावा इसमें सर्विस जो पोस्ट सर आप इनको प्रेफ़रेंस देते हो ना, ऑर्डर ऑफ प्रेफ़रेंस यहाँ पे दे सकते हो कि किस सर्विस को आप पहले स्थान पे रख रहे हो। जैसे मैंने इसमें भरा था, आईएएस पहले स्थान पे भरा था, फिर आईपीएस सेकंड पर और आईएफएस थर्ड स्थान पे भरा था। तो ऐसे आप ही भराएगा, ये अच्छा रहता है, रोचक रहता है, फ़ॉर्म भरना मज़ेदार होता है कि आपको मौका मिलता है एक अच्छी सर्विस चॉइस करने का और फिर आप बन भी जाते हो। तो ये डेप सेकंड होता है। इसमें यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने पहले नंबर पर आईएएस क्यों रखा है? क्यों आईएएस बनना चाहते हो? आपने यहाँ पे आईपीएस को सेकंड स्थान पे रखा है या इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। या आप जैसे इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। डेप से हम जैसे भरते हैं, कई एस्पिरेंट क्या होते हैं, इसमें अपना अपना होम कैडर नहीं चुनते तो उनसे पूछते हैं कि आपने होम कैडर नहीं चुना, क्या कारण है? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन ये डेप से बनते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के अंदर ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएँगे। तो जब भी इनको फॉर्म को भरते हैं, खैर आगे का टाइम है, अभी तो आप न्यू एस्पिरेंट हो, आपको पता नहीं, लेकिन जब आगे बढ़ोगे तो ये काम की चीज़ें हैं।
लेकिन जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर ये बताओ डेप क्या होता है? तो एक ये तरीका होता है, इसमें आपका जो भी सर्टिफिकेट होता है वो लगाना होता है, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं आगे। रोचक चीज़ें वही थी ऊपर कैडर वाली, और आप कौन सी सर्विस भर रहे हो उसमें, है ना? और आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या होती है। तो एक सिंपल सा फॉर्म हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो निश्चित रूप से आपकी कई सारी समस्याओं के समाधान लेकर आया है आज। तो लाइक शेयर ज़रूर बनता है, और बताना कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा और आगे किस प्रकार हम वीडियो बनाएँ। मिलते हैं एक और वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।